हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल केंद्र के प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर और जो टॉपिक आज कवर करेंगे वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर के बाद कुछ क्वेरीज ली थी, उसको भी इस वीडियो के थ्रू कनेक्ट करा देंगे ताकि आपकी वो क्वेरी ना रह जाए। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। एंड सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ अनाउंसमेंट करनी थी इस वीडियो के थ्रू, और सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एक्ट ऑफ 1909 कवर ऑलरेडी हो चुका है और कुछ आज बीच में एक्ट्स आए थे तो जिनको हम इन बिटवीन कवर कर रहे हैं। तो ये जो एक्ट है काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ये 1909 से पहले आप स्टडी करेंगे, ठीक है, और इसके बाद आप रिकॉल करेंगे 1909 में। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम रिवीजन के लिए सेपरेट वीडियो लाएंगे ताकि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आप अंडरस्टैंड करें। देखिए 3 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं: अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद उसको मेमोराइज करना, ठीक है, याद करना, और फिर बार बार उसका रिवीजन करना। ये तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या प्रैक्टिस तो वो है ही। तो ये तीनों में से अगर एक भी, ये ना सीढ़ी है, एक भी वो टूटी तो आप ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसीलिए ये जो वीडियो चल रहा है हमारा अंडरस्टैंडिंग का चल रहा है। उसके बाद जो है हम मेमोराइजेशन के लिए सेपरेटली आपके साथ एक ऑडियो पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है, और रिवीजन आपको खुद देखना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो कि हम इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहते थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। लेकिन हमने कुछ नया फंडा ऑप्ट किया है कि जब भी हम नया एक्ट स्टार्ट करेंगे उससे पहले प्रीवियस एक्ट में हमने क्या पढ़ा है वो एक बार उसको रिकैप कर लेंगे, ठीक है। सो इससे पहले जो एक्ट आया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया था, ठीक है, और उसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो जाती है 1885 में, ठीक है। इस वजह से कुछ प्रेशर्स बनता है जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट आता है ऑफ 1892। क्या था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में, एक क्विक रिकॉल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले तो आपको याद हो कि क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858, उसके बाद आया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। उस एक्ट के थ्रू सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, बिगनिंग हुआ था हमारे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का, जहाँ पे अब इंडियंस भी आएंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अब यहाँ पे इंडियंस भी इंक्लूड होंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो था फॉल था 1861 के एक्ट में, ठीक है, कि अब जो है बिगनिंग हो रही है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की, जहाँ पे लॉ मेकिंग में अब इंडियंस भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो वॉइसरॉय ने क्या है, कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया था जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, ठीक है। वॉइसरॉय ने कुछ अब इंडियंस को इंक्लूड किया था, ठीक है, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया था कि वॉइसरॉय जो है अब इंडियंस को नॉमिनेट कर रहे हैं एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ताकि उनकी काउंसिल थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। और क्या हुआ था 1862 में, लॉर्ड कैनिंग जो वॉइसरॉय थे उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था। जो लॉर्ड कैनिंग थे वॉइसरॉय, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था। याद कर लेंगे फटाफट से कौन से 3 इंडियन है, बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई थी। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप प्लीज़ सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखेंगे तभी आपको कमांड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद और इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई थी, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव पावर जो बॉम्बे और मद्रास से ले लिया गया था वो उनको वापस देना शुरू हो गया, ठीक है। तो हम इसको एक आउटलाइन कर सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ठीक है, वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं हम कि डिसेंट्रलाइजेशन माने अब हर डिपार्टमेंट अपना अपना देखना शुरू करे। तो सबसे पहले बॉम्बे और मद्रास से शुरू हो गया था डिसेंट्रलाइजेशन। इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था।
और क्या बोल सकते हैं, इंटरनल ऑटोनॉमी देना शुरू हो गया था। और क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ख़त्म हो रही थी, अब वो रिवर्स हो रही थी। बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं जो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैंने तो ये पढ़ा था भाई बुक में, ये कैसे आ गया। तो मैं इसलिए हर वर्ड को आपको बता रही हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, सेंट्रल ऑटोनॉमी देना शुरू हुआ था, ठीक है, लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन होना शुरू हुआ था, और रिवर्सल ऑफ सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी हुई थी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो ये सब का मतलब एक ही है कि डिसेंट्रलाइजेशन, यानी बॉम्बे और मद्रास से उनको अब इंटरनल ऑटोनॉमी दे जाना शुरू की गई थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, एक कई जगह पे जो प्रोविंशियल लेवल पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बने थे, ठीक है, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बने थे आपके प्रोविंस के लेवल पे। आप याद करें, 3 जो थे आपके, अगर आपको मेरा ट्रिक याद होगा तो आप पहले क्लिक करेंगे बंगाल, फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब, ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, इसलिए उस वीडियो को देख कर आइए ताकि स्टोरी क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वॉइस राय को भी काफ़ी पावर दे दिए गए थे, ठीक है, कि ऑर्डिनेंस वो इशू कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वॉइस राय का पावर बढ़ गया था। यहाँ पे ऑर्डिनेंस की बात हुई थी जो कि 6 मंथ तक वैलिड रहता है, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, ठीक है। सो ये ब्रीफ रिकैप हमने किया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में, ठीक है। सो ये जो एक्ट आया था इंडियन काउंसिल ऑफ 1861, ये फुली सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, सबको फुल्ली एक तरीके से संतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बन गया था। तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि भाई कमी है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई थी 1885 में, तो उन्होंने बोला कुछ कमी है, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है अभी भी कि वॉइस रॉय क्या है, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, ठीक है। तो पहले मैं एक बार उस चीज़ पे आपको हाईलाइट करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी है वो मेंटेन नहीं रहे, वो सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। और शुड आई स्टार्ट विद दैट, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने पूछा था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, फॉर इंडिया, ठीक है, और वॉइस रॉय, ठीक है। तो ये जो बैठे हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये ब्रिटेन में बैठे, यूके में बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये जो बैठे हैं ये इंडिया में बैठे हुए हैं। वन सेकेंड, मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या फॉर स्टेट और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो रही है कुछ स्टूडेंट्स को, तो क्लियर कर रहे हैं। अब ये जो बैठे हैं सेक्रेटरी, वो कहाँ बैठे हुए हैं, यूके में, ब्रिटेन में। और ये जो बैठे हुए हैं वॉइस रॉय जो बैठे हैं वो इंडिया में आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला जो सेक्रेटरी हैं वो यूके में बैठे हुए हैं, ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, ठीक है। और इंडिया में कौन बैठे हैं, वॉइस रॉय। तो ये जो वॉइस रॉय है ना, ये एजेंट हैं सेक्रेटरी के। और ये जो है भाई, क्राउन डायरेक्ट तो काम नहीं देखेंगे ना, क्राउन ने ब्रिटेन में अपने नीचे इसको बैठा के रखा है, और अब वॉइस रॉय जो है वो इंडिया में बैठे हैं, जो काम देख रहे हैं वहाँ के इंडिया में हेड ये बैठे हैं। अभी क्लियर है, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी हो रही थी, इसलिए इसको अभी हमने ब्रीफ में डिस्कस किया कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और उसके फीचर्स को समझते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आए थे, ठीक है। हमारे सामने मैंने शेयर किया है आपको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। पहले हम ब्रीफ डिस्कस करते, देन हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चेंज आया था इसके थ्रू, ठीक है, क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जब था, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 था, तो भाई वॉइस राय थे इंडिया में, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव की काउंसिल बनी हुई थी, लेकिन वहाँ पे इंडियंस अलाउड नहीं थे, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सेंट्रल में जो लॉ बन रहा था वहाँ पे वॉइस राय बैठे थे, उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना ली थी, लेकिन इंडियंस अलाउड नहीं थे, लेकिन एडिशनल मेंबर्स थे उसके अलावा, ठीक है।
मैं आपको एक बार ग्राफिकली समझा रही हूँ। वन सेकेंड प्लीज़। पहले इसको बस ग्राफिकली समझेंगे कुछ चीज़ों को, ठीक है, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को रीड कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो ये जो वॉइसरॉय बैठे थे ना, मैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो वॉइसरॉय बैठे थे, इन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई हुई थी, ठीक है, जो कि ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है। और यहाँ पे थे कुछ एडिशनल मेंबर्स, ठीक है, कुछ एडिशनल मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, इसमें इंडियंस नहीं अलाउड थे, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट जो आपका पहले आ गया था 1861 में, उस समय भी इंडियंस अलाउड नहीं थे, ठीक है। और एडिशनल मेंबर की जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो 6 से 12 हुआ करती थी, ठीक है, 6 to 12। और उसमें भी दो तरीके के मेंबर्स होते थे, ठीक है, उसमें भी आपके दो तरीके के मेंबर्स होते थे। एक तो आपके होते थे जो ऑफिशियल मेंबर्स, और दूसरे आपके होते थे अनऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। ठीक है, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। ये जो एडिशनल मेंबर्स में जो ग्रुपिंग थी ऑफिशियल मेंबर्स और अनऑफिशियल मेंबर की, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो हमेशा ये रहता था कि वॉइसरॉय इनको जो है नॉमिनेट करते थे एडिशनल मेंबर्स को, ठीक है। वॉइसरॉय एडिशनल मेंबर्स को हर वक्त नॉमिनेट करते थे, एक एडिशनल मेंबर्स को। तो ये जो ऑफिशियल मेंबर्स थे, हमेशा जो ये होते थे, ये मेजॉरिटी में हुआ करते थे, हमेशा ये फिक्स था कि उन्हें मेजॉरिटी में रखा जाए, ठीक है। तो जब ये ऑफिशियल मेंबर्स मेजॉरिटी में रहते थे, तब चाहे ऑफिशियल देखिए अलग हो ना अलग हो, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये वॉइसरॉय के थ्रू ही सारे लोग नॉमिनेट हुआ करते थे, ठीक है। 1861 की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। उस समय फाइनेंस को डिस्कस करना अलाउ नहीं था, कि आप फाइनेंस के मैटर में कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, और जो एडिशनल मेंबर हैं वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर देख लें तो मेन बातें उनसे रोक ली गई थी कि फाइनेंस में आप डिस्कस मत करो, ठीक है। और एडिशनल मेंबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो भाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, उसने बोला कि ऐसे कैसे चलेगा, है ना, कि हम क्वेश्चन नहीं कर सके और मेंबर्स नहीं कुछ बोल सकते। तो इस वजह से इम्पैक्ट आ गया और आपके सामने जो है जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, ठीक है, उन्होंने वॉइसरॉय को ऑर्डिनेंस बनाने का भी पावर दे के रखा था, जो कि 6 मंथ तक वैलिड था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेवल पे वैलिड था ना, कि भाई एग्जीक्यूशन पे उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे और उस लेवल तक वैलिड था। तो इस एक्ट के थ्रू क्या होता है, ये जो हमारा एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है, ये इंक्रीज करता है एडिशनल मेंबर्स की पोस्ट। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अब बढ़ के आते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, अनऑफिशियल मेंबर्स, इनकी पोस्ट बढ़ती है हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के अंदर, ठीक है। लेकिन तब भी जो मेजॉरिटी है वो वॉइसरॉय के हाथ में रहती है, ठीक है, ओवरऑल। तो सेंट्रल लेवल में जो है मेंबर जो पहले थे 6 से 12 थे, अब होके बढ़ के गए हैं 10 से 16 हो गए। पहले कितने थे, 6 to 12 थे, अब कितने हो गए, 10 to 16 मेंबर्स हो गए। और प्रोविंस लेवल पे भी आपके जो है मेंबर्स आ गए हैं, ठीक है। और प्रोविंशियल लेवल में भी जो है आपके एक्सटेंशन हुआ है। लेकिन अभी अगर हम केवल सेंट्रल पे फोकस करें, तो सेंट्रल में क्या चेंजेस आया इस एक्ट के थ्रू, कि भाई सेंट्रल में 10 से 16 मेंबर्स हो गए। पहले 6 से 12 थे, अब 10 से 16 मेंबर हो गए। वॉइसरॉय अभी भी नॉमिनेट कर रहे हैं एडिशनल मेंबर्स को, अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स ज़्यादा हैं और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कम होंगे, ठीक है। तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अभी भी आपके ऑफिशियल मेंबर्स ज़्यादा होंगे और अनऑफिशियल मेंबर कम होंगे। दैट मीन्स ऑफिशियल शुड बी मोर देन अनऑफिशियल्स, ठीक है। डिस्कशन रिलेटेड टू फाइनेंस अभी भी अलाउड नहीं था, ठीक है। अभी भी एडिशनल मेंबर्स क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है।
ठीक है। तो आपने जब देखा कि सेंट्रल लेवल में एग्जीक्यूटिव जो वॉइस रहते उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना के रखी थी, ठीक है, और वो नॉमिनेट किया करते थे एडिशनल मेंबर्स को, ठीक है, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। लेकिन अब क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ना कुछ चीज़ें डिमांड की, उस वजह से ये एक्ट आया और चेंजेस आए गए। अब मेंबर्स तो हमारे बढ़ गए, 10 से 16 हो गए, 10 से 16 हो गए, जो कि पहले 6 से 10 हुआ करते थे, है ना। अब क्या है, वॉइसरॉय जो है केवल ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, और नॉन ऑफिशियल में केवल 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। सारे अब नॉमिनेट नहीं हो रहे, अब कुछ नॉमिनेट होंगे और कुछ जो है आपके जो डायरेक्ट सिलेक्ट होके आएंगे, ठीक है। सो अब वॉइसरॉय क्या करेंगे, ऑफिशियल मेंबर्स को तो नॉमिनेट फुल्ली करेंगे, जितने भी मेंबर्स सिलेक्ट होंगे, जैसे कि 6 मेंबर्स जो हैं ऑफिशियल में हुआ करते थे, तो 6 मेंबर्स आपके फुल्ली नॉमिनेटेड बाय वॉइसरॉय होंगे। लेकिन अनऑफिशियल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक है आपका ऑफिशियल और एक हो जाएगा आपका जो वॉइसरॉय नॉमिनेट करेंगे, और दूसरा आपका नॉमिनेट होगा आपकी प्रोविंसेस के थ्रू, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया गया कि अब वॉइसरॉय सबको नहीं नॉमिनेट कर रहे हैं, अब वो ऑफिशियल को नॉमिनेट कर रहे हैं और केवल 5 अनऑफिशियल्स को नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लें ये कि जो नॉमिनेशन हो रहा है, अब जो 5 नॉमिनेट होंगे वॉइसरॉय के थ्रू, और जो बैलेंस जो होंगे नॉमिनेट होंगे वो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। और आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस में आपका अवध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस आ जाता है। तो ये अब क्या है, नॉमिनेट तो ये भी हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा है, बट क्या अब सारा नॉमिनेशन जो है वो वॉइसरॉय नहीं कर रहा है, अब ये स्टेट्स भी कर रहा है, ये प्रोविंस भी कर रहा है नॉमिनेशन, ठीक है। और एक जो नॉमिनेशन होता है मेनली वो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के थ्रू होता है, जो कि कैलकाटा में है, ठीक है। तो आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो। ये अभी तक मैंने जो डिस्कस किया आपको सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में बताया, ठीक है, कि 3 बातें मैंने सेंट्रल के बारे में आपको बताई। एक ये बात कि पहले वॉइसरॉय जो है सबको नॉमिनेट करते थे, अब सबको वो नॉमिनेट नहीं करेंगे, ठीक। दूसरी सेंटर के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई कि पहले मेंबर हुआ करते थे कम, अब बढ़ के हो गए 10 से 16, ठीक है। तीसरी मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई कि वॉइसरॉय जो नॉमिनेट करते थे पहले केवल और केवल सारे एडिशनल मेंबर को खुद ही करते थे, लेकिन अब किसको करेंगे, 6 ऑफिशियल मेंबर्स को करेंगे, और अनऑफिशियल में से 5 लोगों को वो नॉमिनेट करेगा, कौन, वॉइसरॉय, ठीक। और उसके अलावा जो 4 होंगे वो आपके नॉमिनेट होंगे बंगाल से, बॉम्बे से, मद्रास से और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस से, ठीक। और एक आपका नॉमिनेट होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। लेकिन अभी भी सारे के सारे नॉमिनेट हो रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बातें हमारी हुई, जो भी अभी तक मैंने इतनी बातें आपसे शेयर की, ठीक है, ये सारी सेंटर के बारे में थी। क्लियर हो गया होगा आई होप। इसका ना एक ब्रीफ चार्ट मैं आपको इस पीडीएफ में अटैच करके दे दूंगी, जो कि अगर आपको चाहिए होगा तो आप ना डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से, ठीक है। तो ये थी सेंटर की बातें कि भाई पहले वॉइसरॉय सारे के सारे मेंबर को नॉमिनेट किया करते थे, अब जो है ऑफिशियल को नॉमिनेट करेंगे और कुछ पोर्शन ऑफ दी अनऑफिशियल को नॉमिनेट करेगा, बाकी आपके प्रोविंसेस के पास चला गया, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब ये जो स्टोरी थी, अभी जो ये हमने डिस्कस किया, ये था सेंट्रल लेजिस्लेशन के बारे में। अब हम अगर प्रोविंस के बारे में समझे तो प्रोविंस में क्या चेंजेस है। अब प्रोविंस में भी कई इंपॉर्टेंट चेंजेस है। तो एक सबसे पहले कि एडिशनल मेंबर्स इंक्रीज हुए, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है रिप्रेजेंटेशन का आपका, वो स्टार्ट होता है इसके थ्रू, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका स्टार्ट हो जाता है थ्रू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। और एडिशनल मेंबर जो इंक्रीज होते हैं वो इलेक्टेड होने लगते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट बोर्ड, है ना। जो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो इनिशिएट हो रहा है आपका, ठीक है। और कौन कौन लोग जो है एडिशनल मेंबर्स में जुड़ते हैं, वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। कहाँ से होते हैं, प्रोविंस में इलेक्शन हो रहा है,
इलेक्टेड मेंबर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ से कुछ लोग होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से होंगे, म्यूनिसिपैलिटी हो गए, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो गया, ज़मींदार्स हो गए, है ना। तो ये आपके मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं ऑन दी प्रोविंशियल लेवल यानी स्टेट लेवल पे। तो एडिशनल मेंबर जो हैं वो वहाँ पे इंक्रीज होंगे और प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इनिशिएट होता है थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। क्लियर? तो आपको सेंट्रल का क्लियर हो गया आई थिंक, और आपको प्रोविंस भी मैंने बहुत ही डिटेल में क्लियर कर दिया, ठीक है। ये बहुत ही दोनों बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। सो आपने ये नोटिस किया था कि वॉइसरॉय जो है, मैंने आपको बार बार ये डायग्राम के थ्रू शेयर किया कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाए थे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ना इंडिविजुअली डिपार्टमेंट बना दिया था, मिलिट्री का, लॉ का, रेवेन्यू का, फाइनेंस का, सबका। उसमें कोई चेंजेस नहीं आया इस एक्ट के थ्रू। ये जो आया था वो 1861 तक था। इस एक्ट में ये जो डिपार्टमेंट्स बने थे उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये अब भी फुल्ली नॉमिनेटेड है, उतने ही डिपार्टमेंट है वॉइसरॉय के कंट्रोल में डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके नॉलेज में डालना चाहती हूँ कि ये जो नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज हुए आपके, चाहे सेंटर में हो चाहे प्रोविंस में हो, आपको ये गैप याद रखना है कि कहाँ पे नॉमिनेटेड हो रहा है और कहाँ पे इलेक्शन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ये पहला स्टेप मार्क करता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी थी ना, वो डिमांड कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सुनी गई, ठीक है। और इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। सो इतना था, ये एक्सप्लेनेशन था जो कि था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बारे में, ठीक है। अब हम फटाफट से इस प्रोविजंस को रीड कर लेते हैं, इसको भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। द एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स, यानी अब आपको ना समझ में आ जाएगा, एडिशनल मेंबर्स बढ़ाए, यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर बढ़ाए थे इसने, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। बट फिर भी अपनी मेजॉरिटी बना के रखी थी, ठीक है। सेंटर लेवल पे बढ़ के मेंबर्स हो गए थे 10 से 16, और प्रोविंसेस पे आपके ऐसे रिस्पेक्टिव मेंबर्स थे, ठीक है। 1892 में जो है 24 मेंबर्स में से केवल 5 ही इंडियन हुआ करते थे, ठीक है। अब पहले जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 था, ठीक है, वहाँ पे बार्ड थे फ्रॉम आस्किंग द क्वेश्चंस ऑन फाइनेंस एंड द बजट मैटर, लेकिन इस काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के अंदर, ठीक है, मेंबर्स को क्वेश्चन पूछने की अनुमति दे दी गई कि आप बजट में क्वेश्चन पूछो, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में क्वेश्चन पूछो, बट आपको 6 दिन की नोटिस मिलेगी, ठीक है। तो आप एग्जीक्यूटिव से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बजट के मैटर में क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पूछा है आंसर की उम्मीद मत करना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है आंसर मिला तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन की उम्मीद मत करना, यानी अब भी कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो, ठीक। आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हो बजट पे और इन द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, बट आप कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसकी प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। इन सारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ऑथराइज किया जाता है कि वो एज ए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंस की बात है, रिकमेंड होंगे एज अ मेंबर, ठीक। जो लॉ मेकिंग पावर है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, उनको एम्पावर कर दिया जाता है कि वो नए लॉज बनाए और रिपील कर सकते हैं वो ओल्ड लॉज को विद द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। सॉरी, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ये हमने भी डिस्कस किया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए भी ये नॉमिनेशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जिसको नॉमिनेट करते हैं वॉइसरॉय, ठीक है, ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ठीक है। ये एक्ट जो है वो लिमिट कर देता है और इनडायरेक्ट प्रोविजन क्रिएट करता है फॉर द इलेक्शन इन फिलिंग अप द नॉन ऑफिशियल सीट्स, ठीक है। यानी कि अभी भी सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल लेवल पे जो नॉन ऑफिशियल सीट्स हैं उसमें अभी भी जो है नॉमिनेशन हो रहा है, इलेक्शंस नहीं हो रहा है, ठीक है। इस पूरे एक्ट के अंदर कहीं पे भी इलेक्शन वर्ड नहीं यूज़ हुआ है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में कहीं पे भी जो है इलेक्शन वर्ड नहीं यूज हुआ है, ठीक है। द प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज, ठीक है।
सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सेंटर लेवल पे मैंने एक शायद वर्बल मिस्टेक की कि मैंने आपको ये बोला कि प्रोविंस लेवल पे इलेक्शन होना शुरू हो गए थे। दैट शुड बी नॉमिनेशन, सारे अभी भी नॉमिनेशन चल रहे हैं, इलेक्शन वर्ड पूरे एक्ट में अभी तक नहीं आया था। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ये जो एक्ट है, देखिए एक्ट में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जो एक्ट जैसा होता है हमें उसे स्ट्रेट अवे वैसे ही समझना होता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करूँ, आपको समझाऊँ और आप उसको यहीं पे याद करके जाएं। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपना कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तब भी आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस, आइडियाज़ और अपने वैल्यूबल सजेशन देंगे ताकि उसको हम एनालाइज करें, वोटिंग के बाद हम फ्यूचर वीडियोज़ में इंक्लूड कर सकें। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे, पीडीएफ अवेलेबल है। हमने एक एक्स्ट्रा स्क्रीन भी शेयर की हुई है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं कई बार एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं या आंसर राइटिंग करते हैं, तो उनसे कोई पॉइंट मिस हो रहा होता है या कोई उनको लगता है कि उन्हें याद नहीं आ रहा है, तो वो उसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपका सारा जो नोट है एक ही जगह पे कलेक्ट रह जाए, एक ही जगह पे आपके पास कंपाइल अप हो। तो इसलिए एक स्पेस प्रोवाइड किया है ताकि आप उसको ऐड ऑन कर सके, अपने कंटेंट को यहाँ पे ऐड ऑन कर सके। ठीक है, सो आई होप आपको ये पसंद आया हो। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक देने से पहले प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या आपको इसमें और एडिशनल चीज़ें चाहिए थी। डिसलाइक मत करना और अपना ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हमारे साथ जुड़े रहें और ढेर सारा प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।